सबसे पहले आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। हम लोग फोर्स यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें हमने फोर्स का मेजरमेंट देखा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देखा, फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, लॉ ऑफ मोमेंट क्या होता है। हमने ये की पॉइंट लिख दिया है। हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे या पढ़ाई करेंगे। देखिए कौन कौन से टर्म है। सबसे पहला मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे डेफिनेशन करेंगे, डिफाइन करेंगे। दूसरा, इसके टाइप कितने होते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स के कौन कौन से टाइप हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के कहने का मतलब कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट टर्म है लॉ ऑफ मोमेंट, कि मोमेंट का लॉ क्या है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स पे, कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स से ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग नाम जरूर सुने होंगे टॉर्क के बारे में। आप बोल रहे होंगे हाँ ये पढ़े हैं। बेसिक फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में हमने टॉर्क बताया था। टॉर्क के बारे में हम बताए हैं अप्लाइड फिजिक्स में। कुछ टर्म थोड़ा सा बताए थे, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। टॉर्क क्या होता है ज़रा याद कीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो पहले समझिए ये कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। ये वो वाला मोमेंटम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मोमेंट ऑफ फोर्स बताता है कि एक फोर्स, ये क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन कैसा फोर्स है। अगर सिंपली हम लोग बोलते हैं कि एक फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो वो कौन सा मोशन करवाता है। किसी बॉडी पे अगर सिंपली फोर्स लगता है, मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पे फोर्स लगा, तो वो कौन सा मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। रेक्टिलिनियर, किसी बॉडी पे फोर्स लगा तो रेक्टिलिनियर मोशन चाहे इधर का होगा या अपवर्ड डायरेक्शन का होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये फोर्स है, ये बोल रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स कि वह फोर्स या वैसा फोर्स जो बॉडी को रोटेशनल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। रोटेशनल मूवमेंट करने का मतलब क्या हुआ, रोटेशनल मूवमेंट से मीनिंग निकल रहा है कि अगर बॉडी पे कोई ऐसा फोर्स काम करता है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, ये क्या है, रिजिड बॉडी है। वैसा फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेशनल, ये मान लीजिए कि एक एंड फिक्स है इसका और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तब ये बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट करना शुरू कर रहा है, यानी वो घूमना शुरू कर रहा है। तब जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होगा फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे, या उसी को सिंपल शब्दों में टॉर्क बोलते हैं। बात समझ में आया। फिर से एक बार कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, एक प्रकार का रोटेशनल फोर्स है जो बॉडी को रोटेटिंग करने के लिए या रोटेट करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मैथमेटिकली बोलते हैं, मैथमेटिकली क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied on a body and perpendicular डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा और फोर्स कौन सा होगा। मैथमेटिकली इसको इस तरीके से बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग समझते हैं, हमने एक बॉडी माना, ये एक प्लेन है,
ये एक प्लेन की बात कर रहा है। ये एक प्लेन है, इसमें एक बॉडी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक बॉडी। एक बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया जिसका एक एंड क्या है? फिक्स है। एक एंड क्या है? फिक्स है। और इसी को बोलेंगे हम लोग मोमेंट सेंटर। मोमेंट सेंटर। ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, जिस पे हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। और ये रिजिड बॉडी का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है? मानते हैं कि डी लेंथ है। मानते हैं कितना लेंथ है? डी लेंथ है। तब यहाँ पे जो टॉर्क होगा या मोमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं कि ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया है वो कैसा लगाया है? इस लेंथ के परपेंडिकुलर। ये हर एक कंडीशन में नहीं होगा। देखिए ऐसे भी तो फोर्स लगा सकते थे हम, बिल्कुल। ये डिस्टेंस हुआ और ये एक फोर्स लगाया, तो ये वाला फोर्स के लिए क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस फोर्स के लिए बात कर रहे हैं कि फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम लोग इस फोर्स की बात करते तो ये फोर्स क्या परपेंडिकुलर था इस डिस्टेंस के लिए? हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो जब हम इस फोर्स को कंसिडर किए हैं तो ये जो डिस्टेंस बता रहा है वो कैसा डिस्टेंस बता रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है। तब ये d और इंटू एफ को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। देखिए एग्जाम्पल, ये क्या है? एक एंड इसका फिक्स है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऐसा देखिए, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस लेंथ से 90 डिग्री एंगल बना करके मान लिया जाए कि ये एक बॉडी है जिसका एक एंड फिक्स है और एक ये फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है इस डिस्टेंस के 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे, यानी परपेंडिकुलर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखिए तो एक एंड फिक्स है, तो ये जैसे फोर्स लगा तो ये क्या किया? ये क्या किया? इस बॉडी को रोटेट करवाया, यानी इसको रोटेशन प्रोवाइड किया। तब यहाँ पे जो काम कर रहा है या जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। ये एक प्रकार का कौन सा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। तो बताइए कि ये डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और फोर्स का न्यूटन, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ये तो हम लोग थ्योरी देखें। अब प्रैक्टिकल समझिए। आप लोग दरवाजा खोले होंगे, जैसे देखिए दरवाजा, हम लोग ये घर होता है, इसमें दरवाजा लगा हुआ होता है। जब इसको खोला जाता है तो देखिए तो यहाँ से क्या होता है? दरवाजा ये घूमता है, रोटेशन करता है। तो आप लोग बताइए कि दरवाजा को ये पकड़ने वाला बना हुआ है, यहाँ पे फोर्स लगा करके बंद या खोला जाता है, और एक यहाँ पे फोर्स लगा करके बंद या खोला जाए। बताइए कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है? एकदम प्रैक्टिकली बात सोचिएगा, कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमको? आप लोग प्रैक्टिस नहीं किया है तो एक बार जा करके जरूर ध्यान में रख करके देखिएगा। ऑब्वियसली है कि जो फोर्स हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा वो कहाँ पे? अगर यहाँ से हम पकड़ के इस दरवाज़ा को रोटेट करवाते हैं या बंद करते हैं या खोलते हैं, तो यहाँ पे जब पकड़ के हम लोग फोर्स लगाएंगे तब क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा वो बात करते हैं। अभी हमने बात किया कि जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के रोटेशन के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही टॉर्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एंड इसका फिक्स है, एक एंड इसका फिक्स है, तो यहाँ पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस बॉडी को मूवमेंट करवाने के लिए। अभी हमने बताया कि अगर एक एंड फिक्स है तो वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है मोमेंट ऑफ फोर्स। बात समझिएगा, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी बॉडी को मूवमेंट करवाने के लिए। तब हमने देखा कि जब यहाँ से हमने फोर्स लगाया,
हमने यहाँ से फोर्स लगाया तो कम ही फोर्स में दरवाज़ा बंद हो जा रहा है, और जब इसके नज़दीक से यानी मोमेंट सेंटर से हम लोग अगर मोमेंट सेंटर के नज़दीक से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों, उसके बात करते हैं। मान लिया जाए कि इस दरवाज़ा को रोटेट करवाने के लिए रोटेशनल जो फोर्स चाहिए था, हमको कितना चाहिए था, 10 न्यूटन मीटर चाहिए था। ध्यान रखिएगा, दरवाज़ा को रोटेट करवाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, न्यूटन मीटर यानी टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा। हमको 10 न्यूटन मीटर चाहिए था। बताइए, तो मान लिया जाए कि यहाँ से फोर्स लगाते तो ये कितना होता, 5 मीटर होता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दरवाज़ा है, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं ऐसे, एक यहाँ से लगाते फोर्स और एक यहाँ पर से लगाते। अब हमको पता है कि अगर 10 न्यूटन मीटर इस पे फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएंगे, रोटेट कर जाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं तब 10 न्यूटन और यहाँ पे लगाते हैं तो कैसे होता है, क्यों फोर्स ज़्यादा लगता है। मानते हैं कि जब हम लास्ट एंड पे लगाते हैं, यानी लास्ट एंड, दरवाज़ा के लास्ट एंड पे लगाते हैं तो 5 मीटर है, तो 5 मीटर फोर्स, तो डिस्टेंस कितना होता, 5 मीटर, तो फोर्स कितना लगाना पड़ता, 2, यानी 5 मीटर डिस्टेंस हो गया था फर्स्ट केस के लिए। तब फोर्स हमको कितना लगाना पड़ा, 2 न्यूटन, तब मिलकर के 10 हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि अगर इसके नज़दीक कर देते हैं, यानी मोमेंट ऑफ सेंटर के नज़दीक कर देते हैं, या मोमेंट एक्सिस के नज़दीक कर देते हैं हम लोग फोर्स लगाने वाला, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम कर देते हैं, तो अभी भी हमको 10 ही चाहिए बॉडी को रोटेट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया है, कम गया है। मान लिया जाए इसको, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 1 हो गया है, तो बताइए अब डिस्टेंस कितना हो गया है, 1। तो फोर्स का वैल्यू हमको कितना चाहिए टोटल रिस्पॉन्सिबल फोर्स के लिए, यानी इस बॉडी को रोटेट करवाने के लिए 10 हमको चाहिए था, हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे लगाया, तो हमको कितना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया। यानी अगर किसी दरवाज़ा को हम लोग रोटेट करवाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इसको रोटेट करवाने के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मोमेंट सेंटर से या मोमेंट एक्सिस से हम लोग कितना दूर पे वो फोर्स लगा रहे हैं, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है कि दरवाज़ा रोटेट करेगा या नहीं करेगा। बात समझ में आए। तो अगर हम लोग फोर्स दूर लगाते हैं इस सेंटर से, तो हमको कम ही फोर्स में काम हो जाएगा, और अगर नज़दीक लगाते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अगर आप पिलास देखे होंगे, अगर हाथ से इसको पकड़ा जाए, हम लोग हाथ से भी वही फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, और एक पिलास बनाने के लिए देखे होंगे, साइकिल बनाने के लिए, वहाँ पे भी उसी फोर्स के द्वारा उसको पकड़ा जाता है। वहाँ पे भी देखे होंगे कि वहाँ पे आसानी से पकड़ लिया जाता है। या सिंपली देखे होंगे टायर का चक्का खोलते हुए जब नट खोला जाता है तो नट में इस एक रड के सहारे, जब वो क्या बोलते हैं इसको, रिंच लगाते हैं, तो रिंच में एक बड़ा सा रड लगा दिया जाता है। बड़ा सा रड लगाने से वो आसानी से खुलता है। यानी ये एक रिंच लगा हुआ है और इसमें हम लोग बड़ा सा रड लगा करके क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, तो ये रोटेट कर रहा है। एक एंड इसका क्या था, फिक्स था। तो अब इस बॉडी को रोटेट करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी सिंपली यहाँ से निष्कर्ष हम लोग ये निकाल सकते हैं कि किसी बॉडी को अगर रोटेट करवाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास फोर्स का वैल्यू कम है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा करके इस बॉडी को आसानी से क्या करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। ये था मोमेंट ऑफ फोर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर ना लगा करके कोई दूसरा एंगल पे लगेगा तब हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमने अभी क्या देखा, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि
मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड करता है या रोटेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि मोमेंट बराबर क्या देखा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम एक दूसरा बॉडी लेते हैं, देखिएगा ये दूसरा बॉडी लिया, ये बॉडी है मास ऑफ सेंटर या एक्सिस बोलते हैं इसको। जैसे अभी ये था, ये दरवाजा है पूरा, तब ये क्या पॉइंट हुआ? ये पूरा सेंटर एक्सिस हुआ ना, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग ऐसे करके क्या होगा? दरवाजा खुलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस बोलेंगे। ये वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। अगर ये ऐसे कराता, ये दरवाजा ऐसे खुलता, तो ये कौन सा हो जाता? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं क्या है? ये एक एक्सिस है। कौन सा एक्सिस हो जाएगा? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया। तब बताइए, मान लीजिए कि एफ एम बराबर क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस डी मानते हैं और यहाँ पे एफ फोर्स लगाएं, तब एफ इंटू डी कुछ ना कुछ मोमेंट होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर इसके सेंटर पे ही या एक्सिस पे ही फोर्स लगा दिया जाए, तब बताइए कि क्या ये बॉडी रोटेट करेगा या नहीं करेगा, या यहाँ से इसका वैल्यू एफ का वैल्यू कितना ही बड़ा कर दिया जाए, क्या ये बॉडी रोटेट करेगा? नहीं करेगा। ये भले ही क्या हो जाएगा? बॉडी मूव कर जाएगा। हम पहले ही बताएं कि अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगाते हैं तो वो मोमेंट यानी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। यानी इस केस में हम लोग देखेंगे कि यदि किसी बॉडी पे एक एंड फिक्स है तो उसके एक्सिस पे मोमेंट एक्सिस पे या मोमेंट पॉइंट पे फोर्स लगाया जाए, तब वहां पे रोटेशन नहीं होगा। अभी हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे थे, अगर इस डायरेक्शन से भी हम लोग फोर्स लगाएंगे तब भी वही बात होगा। अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के या मोमेंट सेंटर के अलोंग अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी क्या होगा? रोटेशन नहीं करेगा। केस फर्स्ट में हम लोग देखें कि यदि फोर्स इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के या मोमेंट पॉइंट के अलावा लगाया जाए तो कोई भी रोटेशन प्रोवाइड नहीं होगा। फर्स्ट केस देखें। अब दूसरा केस देखते हैं कि यदि जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे वो परपेंडिकुलर ना लगा करके किसी एंगल पे लगाए। एंगल यहाँ पे कितना था? जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पे फिक्स था, लेकिन जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हमेशा ही हो। तो अगर 90 डिग्री नहीं रहेगा तब उस केस में क्या होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए देखिए, ये एक रिजिड बॉडी है। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम लोग शुरू में क्लास पढ़े थे, शुरू में क्लास ही जब स्टार्ट किए थे तभी बताया गया था कि ये जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग सारे बॉडी को क्या मान करके चलेंगे? रिजिड बॉडी मान करके चलेंगे। बॉडी पे पिछला केस में हम लोग देखें कि बॉडी पे अगर डायरेक्टली फोर्स क्या लग रहा था? परपेंडिकुलर लग रहा था, तब क्या हो रहा था? एम बराबर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कितना? 90 डिग्री का एंगल। जब ऐसा हो रहा था तब ये फोर्स का वैल्यू था, ये डिस्टेंस का वैल्यू था और ये मोमेंट सेंटर था। तब हम लोग इस केस में देखें कि तब हम लोग डायरेक्टली इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं हो तब क्या किया जाएगा? ये था, हमने माना कि ये कितना डिग्री पे हो जाएगा? ये माना कि थीटा डिग्री पे है। एक्चुअल में कितना? थीटा का वैल्यू 90 भी हो सकता है, बिल्कुल 90 भी हो सकता है, जो कि पहले वाला केस था। 90 भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है। 90 से कम होता है इस डायरेक्शन में होगा, 90 से ज़्यादा होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। तो थीटा होगा, उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए अभी हमने बताया कि जब फोर्स डायरेक्टली यहाँ पे लगता है तब उसका वैल्यू 0 होता है। एम बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। क्यों 0 होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर यहाँ पे भी डायरेक्टली फोर्स लगेगी तब भी क्या होगा? इसका वैल्यू 0 होगा। कैसे होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे लगेगा तो हमको दो टर्म रिक्वायरमेंट होता है, पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स। तो यहाँ पे अगर फोर्स लगाते हैं तब फोर्स का वैल्यू मान लिया जाए एफ लगाते हैं, तो फोर्स का वैल्यू तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन बताइए इस फोर्स के परपेंडिकुलर को डिस्टेंस बचा नहीं बचा, यानी एफ का वैल्यू मिल गया और डी का वैल्यू कितना हो गया 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये फर्स्ट केस हुआ। दूसरा तरीका था कि अगर यहाँ से फोर्स लगाया जाए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, तो बताइए कि डिस्टेंस तो हमको मिल रहा है, यानी डिस्टेंस का हमको वैल्यू कुछ मिल रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। तब बताइए कि ओवरऑल एम का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। यानी हमने केस देखा कि अगर इसके मोमेंट सेंटर के अलोंग या मोमेंट सेंटर के अलोंग या मोमेंट एक्सिस के अलोंग फोर्स लगे, तब दोनों केस में इसमें जो मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू कितना होगा 0। दो केस हमने देखा, एक इस डायरेक्शन से फोर्स लगे सेंटर से होकर के डायरेक्ट, और दूसरा उसके एक्सिस के अलोंग लगे, तब दोनों का वैल्यू 0 होगा। लेकिन तीसरा हम लोग केस देख रहे हैं कि अगर वो फोर्स का वैल्यू कितना डिग्री पे लगे, 90 डिग्री पे छोड़ करके बाकी कोई अदर डिग्री है या उसका वैल्यू पता नहीं है, तब ऐसे केस में बताइए कि ये जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये अगर थीटा वैल्यू होगा तो बताइए कि एक लाइन पे टोटल एंगल कितना डिग्री बनता है, तो कितना डिग्री बनता है टोटल 180 डिग्री। तो 180 में से ये वाला थीटा हुआ तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बताइए कि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह के होगा कि नहीं। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि फोर्स पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाए, फोर्स के साथ क्या बनाए 90 डिग्री बनाए, तो फोर्स पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बताइए ये डिस्टेंस हम लोग कहाँ तक ले लेंगे अपने मन से नहीं, ये वाला आगे बढ़ाएंगे तो इसी डिस्टेंस को ना हमको इसके परपेंडिकुलर लाना है। तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमने पहले ही बताया था, यानी इस डिस्टेंस को इस फोर्स के परपेंडिकुलर ले आएंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और ये वाला अगर थीटा है तो बताइए कि ये वाला अगर जितना इधर एंगल बन रहा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या पैरेलल, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री। तो बताइए कि ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए ये तरीका पहला तरीका था कि इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले आए फोर्स के परपेंडिकुलर ले आए। दूसरा तरीका क्या होता, क्यों ना हम देख लें कि ये फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी फोर्स देख रहे हैं कि इधर से लग रहा है तो कुछ फोर्स अपवर्ड भी लग रहे होंगे और कुछ फोर्स इधर भी लग रहे होंगे। तो हम लोग को परपेंडिकुलर फोर्स से ही मतलब है ना, तो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लग रहा है। अगर इस चीज़ का वैल्यू निकाल लें तो हमको ये फोर्स को इधर तोड़ने से बच जाएंगे, ये वाला सही बना सकते हैं। तो हम लोग इस फोर्स को और आगे बढ़ाते हैं और उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं। कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम लोग पीछे ही पढ़ लें। तो ये बताइए कि ये इधर जा रहा था फोर्स, ये एफ का वैल्यू था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा था, ये वाला कितना था थीटा था, तो बताइए ये वाला वैल्यू थीटा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू कितना था, ये पूरा नहीं, ये वाला वैल्यू कितना था थीटा, तो बताइए ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा। एक लाइन पे टोटल एंगल कितना 180 डिग्री, तो ये वाला वैल्यू कितना 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, या सिंपली इसका ये वाला डायरेक्टली। तो इस फोर्स को दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक इधर टूटेगा फोर्स। अगर ये फोर्स का वैल्यू है तो एक इधर और एक इधर। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो फोर्स यहाँ पे हो लग रहा है, जैसा कि पहले बताएं कि ये फोर्स जो F लग रहा है, इस F का वैल्यू कुछ अपर डायरेक्शन में लग रहे होंगे और कुछ
इस डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो अभी बताइए, अभी हम बताएं कि अगर फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी बचा कौन सा? अपवर्ड डायरेक्शन वाला। अब इसी का तो हम लोग को वैल्यू निकालना है। अब जरा याद कीजिए, जब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बताया जा रहा था उस टाइम क्या बताया गया था? उस टाइम बताया गया था कि जिसके साथ एंगल बनाएगा वो वाला कंपोनेंट कितना होगा? तो वो वाला कंपोनेंट कितना होगा? एफ ये वैल्यू है, तो एफ कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री माइनस थीटा है। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा, एंगल किसके साथ बना था? ये वाला वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला वर्टिकल के साथ कितना हो जाएगा? एफ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यही होता है। और नहीं देखे हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का वीडियो देखिए। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो एफ साइन थीटा ही होता है, इतना बराबर। यानी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए कि ये जो फोर्स लग रहा था एफ थीटा डिग्री पे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी कितना लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। हमने निकाल लिया। ये जो फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा था उसका अपवर्ड डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? एफ साइन थीटा। हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन का निकाल लिया। तो अब बताइए कि यहाँ पे एम बराबर कितना हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस डी। अब ये डिस्टेंस इस फोर्स के लिए तो परपेंडिकुलर हो गया, तो डी डिस्टेंस इंटू फोर्स कितना? एफ साइन थीटा। यानी एम बराबर क्या मिल गया? डी एफ साइन थीटा। अब हम लोग अलग अलग वैल्यू रख करके देख सकते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट केस रखते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी डायरेक्टली ऐसे लगे। तो पहले वाला केस में कहते थे कि अगर डायरेक्टली 90 डिग्री पर हो ही तब एफ इंटू डी होता है। देखते हैं यहाँ से भी आता है कि नहीं। तो डी का डी, एफ डायरेक्टली लग रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। यानी डी और एफ पहले जैसा आ गया। अब देखते हैं कि 180 डिग्री पर लगेगा जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी ये डिस्टेंस से 180 डिग्री, यानी फोर्स अब इसी डायरेक्शन में लगने लगेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये था और डिस्टेंस इधर लगे, यानी एंगल का वैल्यू कितना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रखिए, तो 180 डिग्री वैल्यू कितना? 0। यानी टोटल का टोटल 0। जैसा कि हमने बताया कि अभी इसी से कंपैरिजन करके बताएं कि जो लेंथ का वैल्यू होगा, लेंथ तो मिल रहा है लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स नहीं मिल रहा था। पहले भी बताएं, अभी भी बता रहे हैं कि जब 180 डिग्री होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने फोर्स के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स को देखें। क्या क्या देखें? सबसे पहले डेफिनेशन देखें, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा देखें कि यूनिट क्या होता है इसका, तो यूनिट न्यूटन मीटर। उसके बाद देखें कि अगर फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अगर इस सेंटर के अलोंग लग रहा है या इसके डायरेक्शन में लग रहा है इस तरीके से, यानी मोमेंट सेंटर के अलोंग लग रहा है या एक्सिस के अलोंग लग रहा है, एक्सिस ये हुआ, एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तब भी उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। दूसरा देखें कि अगर 90 डिग्री पे लगता है तब जो मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू होता है एफ इंटू डी डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई थीटा एंगल पे लगता है, थीटा का वैल्यू और अदर भी कुछ हो सकता है, तब उसके लिए क्या होता है? डी एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा। हमने 4 केस देखा, यानी हम लोग क्या पढ़ लिए? मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे देखें, इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। इस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं कि मान लिया जाए कि एक, अच्छा ये वाला पढ़ना कहाँ होगा? जैसे पढ़ना होगा कि देखिए ये एक बीम, घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं ये बीम, ये फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है या रोटेट करवाने के लिए, या एक बीम ऐसे दिया हुआ है, ये एक बीम दिया हुआ है, ये गिरेगा, इस गिरने को बचाने के लिए कितना इधर से फोर्स लगना चाहिए, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए, यहाँ पे इसका यूज होगा, एप्लीकेशन इसका यही है। तो वहाँ पे हम लोग नहीं जाते हैं, फिलहाल एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाइए, ये क्या है?
एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी पे फोर्स 120 डिग्री लग रहा है। 120 डिग्री से एफ का वैल्यू दे दिया 120 न्यूटन और डी का वैल्यू दे दिया 50 मीटर। तो बताइए जल्दी से निकाल करके बताइएगा। अब आगे आते हैं, आप लोग निकाल के बताइएगा उसको। अब हम लोग आगे आते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जल्दी से बताइए। तो अब हम लोग आगे आते हैं टाइप्स ऑफ मोमेंट पे। उससे पहले देख लेते हैं वीडियो। क्या पढ़े? एम बराबर क्या पढ़े? एफ साइन थीटा इंटू डी। एफ का वैल्यू कितना? 120 न्यूटन साइन 120 डिग्री इंटू डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 50। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो अगर साइन 120 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है तो आप साइन के चेंज कर सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, तो डायरेक्टली हो जाएगा 60 डिग्री 120 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू 50। इसका तो वैल्यू जानते होंगे 120 डिग्री इंटू √3/2 इंटू 50 60 यानी 300 3000 √3। यह क्या हो गया? आंसर हो गया। आते हैं टाइप्स पे। इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है क्लॉकवाइज मोमेंट और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसी को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज कब होगा और एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? आप खुद से बताइए कि क्लॉकवाइज किसको बोलेंगे। तो वैसा मोमेंट ऑफ फोर्स एकदम सिंपल है, जैसा कि नाम देख रहे हैं उसी से हम लोग को डेफिनेशन मिल जाएगा। वैसा मोमेंट ऑफ फोर्स जिसमें बॉडी का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। ध्यान रखिएगा, बॉडी का रोटेशन किस डायरेक्शन में हो? क्लॉकवाइज। तो बताइए गाड़ी कैसे घूमता है? गाड़ी इस डायरेक्शन में घूमता है, गाड़ी इस डायरेक्शन में घूमता है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा, फोर्स का वैल्यू यहाँ पे, या जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उन सारे के फोर्स लगने के बाद अगर बॉडी किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा? क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? जब इधर से फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? या इधर से फोर्स लग रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, तब इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट टर्म है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन यही से समझना होगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा तब क्या होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब क्या होगा, साइन कन्वेंशन। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग समझते हैं, स्क्रू टाइट करना जानते होंगे। तो बताइए कि जब इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, कौन सा? राइट साइड से। तो बताइए कि राइट साइड से जब इसको टाइट करते हैं तो वो कसा जाता है, यानी इनवर्ड चला जाता है। जब हम लोग किधर से? लेफ्ट से, देखिए ऐसे है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट रोटेट करवाते हैं, लेफ्ट टू राइट रोटेट करवाते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे कसते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अंदर चला जाता है, यानी इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड। देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग अगर रोटेट करवाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो किधर जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो वो अंदर चला जाता है, यानी स्क्रू क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड। और इसको क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। बात समझ में आ रहा है? जब स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग, स्क्रू रूल में जब हम लोग इधर से घुमाते हैं ऐसे, तब वो क्या होता है? वो टाइट होता है, यानी अंदर चला जाता है स्क्रू। तो जब ये
क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो टाइट होता है यानी इनवर्ड, और जब ओपन करते हैं खोलते हैं स्क्रू को तब हम लोग इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, तब क्या हो जाएगा आउटवर्ड। अब जो हम लोग को साइन कन्वेंशन लेना है, एकदम सिंपल है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो लेना है, अगर बॉडी रोटेशन, बॉडी का रोटेशन ध्यान रखिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तब इसका जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग को लग रहा है क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, नहीं, क्लॉकवाइज के लिए जो साइन कन्वेंशन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। कहने का मतलब निगेटिव ये नहीं कि मान लिया जाए कि अगर कोई बॉडी, बहुत सारे फोर्स इस पे लग रहे हैं, एक बॉडी है इस पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है और ये बॉडी क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे था, क्लॉकवाइज इधर ही होगा ना, ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू लेना है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में, निगेटिव। लेकिन अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है तब इसका क्या होगा, पॉजिटिव। यही था साइन कन्वेंशन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए साइन नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव। ये क्या थे, टाइप्स ऑफ मोमेंट और साइन कन्वेंशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोमेंट। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोमेंट। इसके बाद और आगे क्या पढ़ना है, तो इसके बाद और आगे पढ़ना है वेरिंगटन थ्योरम। उसके बाद कपल, वो कपल नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, हम लोग को आगे पढ़ना है कपल मोमेंट पढ़ना है कि दो कपल साथ लग रहे हों तब कैसा होगा। तो आगे वाली बात में पहले लॉ ऑफ मोमेंट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मोमेंट क्या बताता है, लॉ ऑफ मोमेंट बताता है कि यदि बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। देखिएगा, बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या, कि ये रुका हुआ हो, ये बॉडी क्या है, रुका हुआ हो। तो इस पर जो लगने वाला लॉ ऑफ या मोमेंट ऑफ फोर्स होगा या टॉर्क होगा, ऐसे मानिए ये बॉडी क्या है, रुका हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी दोनों तरफ इसके फोर्स लग रहे हैं। इस सेंटर के अलोंग, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और इस सेंटर के अलोंग, इस सेंटर के अलोंग दोनों तरफ क्या लग रहे हैं, पुलिंग फोर्स लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बताता है, लॉ ऑफ मोमेंट बताता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तब इस पर लगने वाले टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल कौन कौन से, तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों का समेशन, एंटी क्लॉकवाइज में हो सकता है 3-4 फोर्स लग रहे हैं, क्लॉकवाइज में 4-5 फोर्स लग रहे हैं, तो टोटल समेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो एंटी क्लॉकवाइज में जो लगाया हुआ फोर्स होगा यानी मोमेंट होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया हुआ मोमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन बताता है, लॉ ऑफ मोमेंट बताता है। फिर से एक बार समझते हैं फिगर से। ये क्या है, एक बीम है, घर का बीम। घर का बीम को खड़ा करने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है, तो हम लोग एक पिलर लगाते हैं, इसी को ना पिलर बोलते हैं। इधर से दे दिए और ऐसे दे दिए, तो ये पिलर हो गया, पिलर हो गया। नहीं तो एक और तरीका होता है, ये घर बना रहे हैं तो इतना क्या करते हैं, ये पिलर है और इतना इधर निकाल देते हैं, निकाल देते हैं ना। तो बताइए इसमें एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कहाँ लग रहा है और क्लॉकवाइज फोर्स कहाँ लग रहे हैं। देखिएगा, ये इधर से फोर्स, अगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा इसको, वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये वाला जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाए हुए होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब बोलता है लॉ ऑफ मोमेंट कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा यानी मोमेंट जो होगा वो क्लॉकवाइज मोमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज में मोमेंट लग रहा है वो और जो एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट लग रहा है वो, दोनों का समेशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसको ऐसा लिखते हैं कि एम क्लॉकवाइज प्लस एम
एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज का समेशन कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब बोलिए कि 0 के बराबर कैसे होगा? तो हमने अभी भी बताया था कि एक को नेगेटिव लेंगे तो एक को पॉजिटिव लेंगे। अभी बताएं कि ये साइन कैसा होगा, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको लेना है? तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को, और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेना है। तो मानते हैं कि ये लॉ बताता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि शांत अवस्था में है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लिया जाए कि 10 न्यूटन मीटर लगेगा मोमेंट या टॉर्क, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना फोर्स लगेगा? वो भी कितना लगेगा? 10 न्यूटन मीटर ही लगेगा। तब हम ये बता रहे हैं कि दोनों का समेशन 0 कैसे होगा? 10-10 20 जोड़ रहे होंगे, नहीं, ये वाला किस में होगा? निगेटिव में। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 से 10 गया। अब आता है नियम भाई। लॉ ऑफ मोमेंट क्या बताता है? लॉ ऑफ मोमेंट बताता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे और क्लॉकवाइज दोनों का समेशन 0 के बराबर होगा, या एंटी क्लॉकवाइज में लगाया गया मोमेंट और क्लॉकवाइज में लगाया गया मोमेंट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। यही नियम बताता है। हमने ये देखा, या इधर से कुछ मोमेंट लग रहे होंगे, कुछ इधर से मोमेंट लग रहे होंगे, तो बताइए कि इधर से मोमेंट किसकी वजह से लग रहा होगा? तो इसकी वजह से, इसके मास की वजह से लग रहा होगा। अब हम फोर्स पढ़ाए थे कि फोर्स को मापने का 3 तरीका बताए थे, पाउंड में, और क्या क्या बताए थे? पाउंड में बताए थे, केजी में बताए थे, ग्राम में बताए थे। उसी टाइम हम लोग 2 मेथड बताए थे, एक न्यूटन वाला मेथड बताए थे और एक बताए थे कि 10 केजी के द्वारा जो फोर्स लगा जाएगा, ऐसा कुछ बताए थे, याद होगा। यानी 10 केजी के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा। तो यहाँ जो बॉडी रखा हुआ है, जो पिलर यहाँ बीम दिया हुआ है, घर का बीम, इसका कुछ मास होगा कि नहीं? तो इसके मास के द्वारा जो इधर लगाया जाएगा वो हो जाएगा क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये पिलर के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन का हो जाएगा। तो अगर ये बॉडी रुका हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के क्या है? बराबर है। ये बताता है कौन? लॉ ऑफ मोमेंट। हम लोग कौन कौन सा देखें? सबसे पहले मोमेंट देखें कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है या टॉर्क क्या होता है, फिर उसके बाद टाइप देखें, उसके बाद साइन कन्वेंशन देखें, और उसके बाद लॉ ऑफ मोमेंट देखें। आगे हम लोग देखेंगे वेरिंगटन थ्योरम और कपल ऑफ मोमेंट देखेंगे, और इस पे ढेर सारा न्यूमेरिकल। अब जो भी चैप्टर आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें होगा। तो न्यूमेरिकल, अगर जो न्यूमेरिकल बुक में अभी है तो इतना पढ़ाने से बनता है, उसको बनाइए। तब तक के लिए बनाइए इतना न्यूमेरिकल। आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं। पिछले बार भी हमने यही बात बोला था कि सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं। वो बोल रहा है लाल बटन कौन सा? तो लाल बटन सब्सक्राइब के बगल में लिखा हुआ है, वो नहीं कि जो शर्ट में लगा हुआ है वो वाला। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।